हम लोग बात कर रहे थे चार्ज और चार्ज का एक ओवरव्यू कल बात की थी, और वो ओवरव्यू आप ध्यान में जरूर रखेंगे। कारण ये है कि जिस दिन आप, या तो आप ये मान लीजिए कि हमने मेंस कभी देना ही नहीं है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर मेंस देना है तो फर्स्ट पैरा में आपको सारे सेक्शन जो आरोप की विरचना के संबंध में काम में आते हैं उन सबका एक इंट्रो ये तो देना ही चाहिए, और तभी कोई भी आपका उत्तर ठीक माना जाएगा। तो हम लोगों ने कल प्राइमरी बात आरोप की विरचना के संबंध में की थी, और आज डिटेल्ड बात करेंगे। तो आरोप की विरचना के संबंध में पहले जो सेक्शन था कौन सा था? 211, और अब कौन सा? 234। 211 सबसेक्शन 1 कह लें, 234 सबसेक्शन 1 कह लें। ये एक सामान्य नियम प्रतिपादित कर रहा है, और सामान्य नियम प्रतिपादित करते हुए क्या कह रहा है? इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। और आप विधायिका की बुद्धिमत्ता देखिए कि उसने सिर्फ यही कहकर बात को नहीं छोड़ दिया। उसने ये कहा कि प्रत्येक आरोप में अभियुक्त पर उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है, लेकिन कथन किस प्रकार होगा यह भी उसने सबसेक्शन 2, 3, 4 इसमें बताया है। उसने स्वयं न्यायालय के ऊपर यह नहीं छोड़ा है कि न्यायालय तय करे कि अभियुक्त पर जिस अपराध का आरोप है उसका कथन करने में न्यायालय जिन शब्दों का या जिस तरीके का इस्तेमाल करना चाहे उस तरीके का इस्तेमाल करे। ये छोड़ा नहीं है। आप सबसेक्शन 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे तो उन्होंने तरीका बताया कि अपराध का जिसका अभियुक्त पर आरोप है कथन आप किस तरह करेंगे। आप सबसेक्शन 2 देखें, कहता है यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से अपराध का कथन होगा। इसका मतलब यह कि आप संबंधित कृत्य जिसे अपराध के तौर पर आरोपित किया गया है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। असल में क्या होता है कि देशज शब्द रहते हैं। जैसे आपने तलाक को छुटौती कई जगह बोल देंगे, कई जगह सेपरेशन बोल देंगे, और तलाक यह भी मुस्लिम विधि का शब्द है क्योंकि तलाक और विवाह विच्छेद इसमें फर्क है। तलाक में सारे अधिकार पति के पास होते हैं और विवाह विच्छेद में दोनों पक्षकारों को अधिकार उपलब्ध होते हैं। तो हिंदू लॉ विवाह विच्छेद की बात करता है, वो तलाक की बात ही नहीं करता। इसलिए न्यायालय के ऊपर नहीं छोड़ा कि जो पीठासीन अधिकारी है वो संबंधित अपराध को किस तरह से अब तक पुकारता आया है वो नाम नहीं होगा आरोप। इसीलिए स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया कि यदि वो कृत्य जिसको करने का अभियोग ये अभियुक्त के ऊपर लगाया जा रहा है उससे संबंधित विधि ने अगर कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया है तो आरोप में अपराध का कथन उसी नाम के साथ होगा। पीठासीन अधिकारी महोदय स्वयं उस कृत्य को किस नाम से पुकारते आए इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे हत्या शब्द है, आम बोलचाल की भाषा में कत्ल ये शब्द चलता है, मर्डर ये शब्द चलता है। तो मर्डर ये तो चलो आईपीसी में लिखा रहता है, लेकिन कत्ल ये शब्द नहीं लिखा रहता। तो आप आरोप में कत्ल शब्द से डिफाइन नहीं करेंगे जिसका आरोप आप अभियुक्त पर लगा रहे हो, क्योंकि सबसेक्शन 2 बिल्कुल क्लियरली ये बता रहा है कि सबसेक्शन 1 में जो कुछ कहा गया वो आप किस तरह किस ढंग से पूरा करोगे। और कानून
इसका न्यायालय है, तो न्यायालय को कानून का पालन करना ही होगा। इसलिए उसने कहा कि ये यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि, क्योंकि अपराध यह अंततः कृत्य है, और कृत्य भले ही अवैध हो लेकिन अपराध हो यह आवश्यक नहीं। कृत्य निर्दोष हो सकता है, कृत्य अवैध हो सकता है, और अपराध दोनों हो सकता है, और कृत्य सिर्फ अवैध हो अपराध न हो यह भी हो सकता है। जैसे संविदा भंग अवैध है किंतु अपराध नहीं, तो ऐसे बहुत से कृत्य हो सकते हैं जो अवैध हैं, यानी विधि उनको करने की अनुज्ञा नहीं देती, लेकिन उन्हें इतना खतरनाक ये भी नहीं मानती कि उसे करने के लिए दंड का उपबंध करें। आप अपने घर में भी 20 प्रकार के काम करते हो, हर प्रकार के काम के लिए आपको एक सा दंड नहीं मिलता। अलग अलग प्रकार के कामों के लिए अलग अलग प्रकार के अनुतोषों की व्यवस्था ये घर में भी होती है, और इसी तरह की व्यवस्था ये राष्ट्रीय स्तर पर की गई कि आप हर प्रकार का काम जो अवैध है उसके लिए दांडिक अनुतोष की व्यवस्था हो, ये नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कामों को जो समाज के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं, उन्हें कानून क्या करता है, अपराध के तौर पर डेजिग्नेट कर देता है, और उनके लिए दंड की व्यवस्था ये रहती है। तो अपराधों का सृजन ये हमेशा कानून करेगा। कानून जब तक किसी चीज को अपराध घोषित नहीं करता तब तक आपकी नैतिक भावनाएं उस काम के प्रति क्या है इससे कोई मतलब होता ही नहीं। जैसे लिव इन, इसके बारे में नैतिक भावनाएं लोगों की कुछ भी हो, लेकिन कानून इसके बारे में कोई ऐसा एडवर्स रिमार्क ये नहीं देता कि इसको अपराध मान लिया जाए। तो क्या कहता है, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन यह किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। और जब तक बातें जो लिखी गई हैं, बातें वो क्यों लिखी गई हैं, ये आपकी समझ में ना आए तब तक सबसेक्शंस याद ही नहीं होते। आपकी समस्या यही है कि चीजें जो हैं वो क्यों हैं ये चूंकि पता नहीं, इसलिए उसे याद करने में बड़ी कठिनाई है। और अगर ये पता लग जाए कि क्यों है तब तो बात ही खत्म हो गई, बड़ी आसानी से याद होता है। 211 या 234 सबसेक्शन 1 एक सामान्य बात कह रहा है कि प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। लेकिन कथन किस प्रकार होगा? कथन आपकी भाषा में नहीं होगा। आप ये नहीं कहेंगे आपने अमुक आदमी का कत्ल किया है, क्योंकि कत्ल इससे भी एक स्पेसिफिक संदर्भों में समझा जाता है। आप कह के देखिए कत्ल किया जो आपके सामने उच्चारित हो कि ए ने बी का कत्ल किया, आपके दिमाग में, जबकि आप कानून के विद्यार्थी हैं, तो भी आपके दिमाग में जो संकल्पना उभरना शुरू होती है, आपके ही नहीं मेरे भी, वो प्रथमता ये उभरना शुरू होती है कि शायद ए ने बी को या तो फायर आर्म से या तलवार से या किसी उपकरण की सहायता से मार डाला है। ये संकल्पना व्यक्ति के मन में उभरनी शुरू होती है। और कत्ल ये हमेशा पढ़ा लिखा आदमी करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यह कत्ल का आरोप हमेशा पढ़े लिखे पर ही होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और जबकि कत्ल जो कानून में परिभाषित है, जिसे हत्या कहा, तो उसमें तो उसने ये कहा कि जब भी आप कोई काम
इस आशय से करते हैं कि मानव की मृत्यु कारित हो, या आप किसी को कोई शारीरिक क्षति इस आशय से पहुंचाते हैं कि आपको पता है कि इस क्षति के पहुंचने से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, या आप उसे ऐसी शारीरिक उपाधि कारित करते हैं जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम है, किसी की भी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, और या फिर आप ऐसा काम करते हैं जो प्रकृति में ही इतना खतरनाक है कि प्रत्येक दशा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा या उसे मृत्यु ठीक है कारित करने लायक घाव ये दे देगा, और आपका काम 5 एक्सेप्शंस में नहीं आता। तो वहां तो कहता कोई काम, ठीक है, आप इस आशय से करें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दें, तो आप सांप किसी पर फेंक दें जहरीला, तो भी आपने हत्या की है। आप किसी पर मोटरसाइकिल जानबूझकर इस आशय से चढ़ा दें, तो भी आपने हत्या की है। तो कत्ल शब्द पूरा संदर्भ, यह पूरी संकल्पना इसे उभरने नहीं देता, इसीलिए अपेक्षा की गई है कि जिस विनिर्दिष्ट नाम से अफेंस को संबंधित विधि में पुकारा गया है, आप आरोप में उसी नाम का उपयोग करेंगे। अपनी अकल ये उसमें बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे हत्या का आरोप आप पर लगाया जाता है, भले ही आपकी देशज भाषा में उस कृत्य को किसी भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा वो कहता है यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है, तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है, ठीक है ना। तो अगर किसी विशेष नाम से उसे परिभाषित ही नहीं किया गया, जैसे लोक सेवक की अभिरक्षा से किसी कैदी को छुड़ा लेना, इस अपराध को कोई विशेष नाम दिया ही नहीं गया। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, इसे कोई विशेष नाम दिया ही नहीं गया, ठीक है ना। तो अगर कोई विशेष नाम नहीं है तो आप अपराध की इतनी परिभाषा देंगे कि जिससे यह स्पष्ट हो कि उसने कौन सा अपराध किया है और किसका आरोप आप उसे लगाकर विचारित करना चाहते हैं। तो कथन करने का तरीका, सबसे पहले सबसेक्शन 1 में एक सिंपल बात, अपराध में, ठीक है, आरोप में उस अपराध का कथन होगा। सबसेक्शन 2 विशेष नाम दिया गया तो उस नाम से उसका वर्णन आरोप में होगा। सबसेक्शन 3 नाम नहीं दिया तो डेफिनेशन देंगे आप, इतनी ताकि उसे समझ में आ जाए। और सबसेक्शन 4 अगर वो किसी विशेष धारा में परिभाषित है, ठीक है, वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगी, उस विधि का भी उल्लेख आप करेंगे। भारतीय दंड विधान धारा 302 भारतीय दंड विधान, इसका भी उल्लेख करेंगे। आपके ऊपर एक ही हत्या करने का अभियोग है जो भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत एक अपराध है। इस ढंग से आप आरोप को लिखेंगे, यानी कथन करने का तरीका। और अगर इस ढंग से आप देखना शुरू करो तो कोई कठिनाई है ही नहीं। नाम है तो नाम दे दीजिए, नाम नहीं है तो इतनी डेफिनेशन दे दीजिए, विधि और विधि की उस धारा का उल्लेख कर दीजिए, ठीक है। और सबसेक्शन 5 आपका कहता है यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। यह एक नियम है जो आपकी समझ के लिए उल्लिखित किया गया है कि जब भी यह कहा जाएगा कि अमुक व्यक्ति पर
इस ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि उस पर्टिकुलर मामले में न्यायालय ने जो कुछ संकलित हुआ उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को लगाए जाने के लिए इतना साक्ष्य उपलब्ध है कि उसका विचारण किया जाए। ये तथ्य, ये कथन कि अभियुक्त पर आरोप लगा दिया गया है, इस बात के समतुल्य है कि उस विशिष्ट मामले में उस अपराध पर विचारित किए जाने के लिए जितनी शर्तें कानून ने बताई हैं वो सब पूरी हो गई। और जब हम लोग ट्रायल्स देखना शुरू करेंगे तो जैसे ही ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हो, कुछ भी हो, सबसे प्रारंभिक स्तर पर अभियुक्त के अधिवक्ता यानी बचाव पक्ष, अभियोजन और मामले का अभिलेख, इस सब की परीक्षा करने के उपरांत न्यायालय निष्कर्ष निकालेगा कि उस विशेष मामले में आरोप की विरचना का आधार है या नहीं। और अगर वहां पर आरोप की विरचना का आधार नहीं पाएगा किसी भी अपराध की, जरूरी नहीं है कि जिस अपराध में कमिट होकर आया उसी की, नो, क्योंकि जब कमिटल हुआ था या जब संज्ञान हुआ था तब मजिस्ट्रेट ने विचार किया था, अभियुक्त की सुनी नहीं गई थी। और मजिस्ट्रेट सर्वथा ठीक ही होगा, इसकी गारंटी तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में नहीं है, क्योंकि अंततः हर जगह व्यक्ति बैठा है। तो पहली बार जब ट्रायल कोर्ट के समक्ष मसला आएगा तो अभियुक्त भी वहां मौजूद होगा, क्योंकि 204 में, ठीक है, या पूर्व की वर्तमान की शायद 227 होगी, उसमें आहूत होकर के ट्रायल कोर्ट के समक्ष आ चुका है अभियुक्त। तो अभियुक्त की मौजूदगी है। और किसी को क्रिमिनल ट्रायल पर विचारित करना ये इतनी छोटी घटना नहीं है कि इसमें पर्याप्त सावधानी न रखी जाए। तो शुरुआत से आप देखें लगातार कोशिश हो रही है कि अगर विचारण न होने लायक मसला हो तो प्राइमा फेसी ये फाइंड आउट हो जाए कि अभियुक्त को विचारित किए जाने का कोई आधार नहीं और उसकी मुक्ति हो जाए, विचारण आगे न चले। हम लोगों ने देखा था, ये सही है कि इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ संकलित होगा उसके आधार पर न तो व्यक्ति दोष सिद्ध किया जाएगा, न दोष मुक्त, वो साक्षी नहीं है। हम लोगों ने देखा था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ संकलित होगा वो साक्ष्य नहीं है, उसका सीमित उपयोग साक्ष्य में करेंगे, उसके आधार पर कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी एफआईआर हुई, फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन चली ताकि यह देखा जा सके कि विचारित करने के लिए आधार है भी या नहीं। और जब परिवार पर संज्ञान किया तो भी परिवार की विश्वसनीयता, इसको चेक करने के लिए 200, 202 आदि आदि कार्यवाहियां चली। यूं ही नहीं किसी का विचारण होने लगा है। उसके बाद कमिटल आदि आदि संज्ञान अपराध का बहुत सारी चीजें हुई हैं। और उसके बाद जब ट्रायल कोर्ट के समक्ष आया तो भी विचारण से पूर्व यह देखा जाएगा कि कहीं मसला डिस्चार्ज होने लायक तो नहीं है, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ उसे करने वाले या तो न्यायालय के लोग थे या अभियोजक। अब तक रिप्रेजेंटेशन अभियुक्त का नहीं हुआ था, यद्यपि अब जरूर आ गया है। कंप्लेंट केस के मामले में हम लोगों ने देखा था कि अभियुक्त को जांच में, जब उसके विरुद्ध जांच होगी तो हिस्सा लेने का हक होगा। अब जरूर ये बात आई है, लेकिन फिर भी पूर्व में तो ये बात नहीं ही थी। और अगर अभियुक्त की वहां पर नहीं सुनी गई, उसकी ठीक बात थी,
तो विचारित होने से पहले अगर उसकी सुन ली जाएगी तो कोई आसमान तो फट नहीं पड़ेगा। और काम को जितनी अच्छी तरीके से किया जा सके उतने अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। इसलिए ट्रायल्स में आरोप की विरचना से पूर्व अभियुक्त को पुनः सुने जाने का मौका यह मिलेगा, और जब अभियुक्त को पुनः सुने जाने के पश्चात न्यायालय की राय होगी कि नहीं, जो संकलित साक्ष्य है इसके आधार पर कम से कम विचारित किए जाने का आधार तो मौजूद ही है, तो आरोप की विरचना। अब जब इतनी कार्रवाई होकर आरोप की विरचना हुई है तो डेफिनेटली फिर इस प्रजम्पशन को एराइज होना ही चाहिए जो आपका 234 सबसेक्शन 5 में लिखा है, ये जो पूर्व में 211 सबसेक्शन 5 में लिखा था। और ये जो कथन है 211 सबसेक्शन 5 में, ये 224 सबसेक्शन 5 में कथन भी ना कहे, कानून की ये जो रिक्वायरमेंट कि अगर किसी मामले में आरोप की विरचना हो गई तो ये बात इस कथन के समतुल्य होगी कि उस पर्टिकुलर मामले में उस अपराध के आरोप पर विचारित किए जाने के लिए कानून जितनी अपेक्षाओं को करता है वे सब उस पर्टिकुलर मामले में पूरी हो गई हैं। 211 सबसेक्शन 6 एक प्रतिबंध लगाता है, और प्रतिबंध लगाकर क्या कहता है, आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाए। और न्यायालय की भाषा आगे हम लोग देखेंगे निर्धारित करने का हक किसे होगा, स्टेट गवर्नमेंट को। आपसे यह भी खूब पूछा जाता है, पिछली सीआरपीसी में सेक्शन 273 था, 272 जो न्यायालय को की भाषा निर्धारित करने का हक राज्य सरकार को देता है। क्योंकि हमने बार बार कहा कि प्रश्न नाक का नहीं है, प्रश्न जरूरत का है। न्यायालय की भाषा का निर्धारण राज्य सरकार ही बेहतर कर सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में अगर आप हिंदी इसको रख देंगे न्यायालय की भाषा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो एविडेंस की रिकॉर्डिंग है वो या तो न्यायालय की भाषा में होगी, क्योंकि साक्षी जो आएगा वो तो रिमोट एरियाज का हो सकता है। पश्चिम बंगाल के एकदम रिमोट एरिया का वो बांग्ला छोड़ कुछ जानेगा ही नहीं। तो अगर आप कह देंगे हिंदी या अंग्रेजी में लिखिए तो लिख ही नहीं पाएगा। इसलिए न्यायालय की भाषा निर्धारित करने का हक किसे मिला, राज्य सरकार को, उच्च न्यायालय को नहीं, क्योंकि प्रश्न नाक का नहीं है, जरूरत का है। और राज्य के तीनों अंग हैं, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे आप ही, ठीक है, आपके ही हाथ कुछ करते हैं और आपके ही पैर कुछ करते हैं। जो कुछ हाथ कर रहे हैं वो भी आप कर रहे हैं, और जो कुछ पैर कर रहे हैं वो भी आप कर रहे हैं। तो ऐसे ही राज्य की व्यवस्था है। तो जरूरत की बात है। स्टेट गवर्नमेंट भाषा के निर्धारण के दृष्टिकोण से अधिक सूचना संपन्न हो सकती है। उच्च न्यायालय के लोग उतने नहीं हो सकते, क्योंकि उच्च न्यायालय में तो हो सकता उत्तर प्रदेश के जो जस्टिस हैं वो पश्चिम बंगाल में बैठे हो, ठीक है, या पश्चिम बंगाल के चीफ जस्टिस यहां बैठे हो। फिर दूसरी चीज, वो तो अंग्रेजी जानते ही होंगे या हिंदी जानते ही होंगे, तो वो उस आवश्यकता को इतना ठीक से अनुभव नहीं कर सकते कि न्यायालय की भाषा आखिर कौन सी होनी चाहिए, जितना राज्य सरकार, क्योंकि वो रीजनल केंद्र भी नहीं कहा, राज्य सरकार, क्योंकि वो रीजनल गवर्नमेंट है, वो सबसे अच्छी तरह ये जान सकती है कि कौन सी भाषा न्यायालय की भाषा रखी जाए तो एविडेंस रिकॉर्डिंग आदि में सुविधा होगी, इसलिए वो कहा। अब आप देखें ऊपर से, पहला आरोप में उस अपराध का कथन होगा, दूसरा विशेष नाम दिया तो नाम नहीं दिया तो डेफिनेशन, विधि और विधि की धारा, इसका उल्लेख हम करेंगे ही करेंगे। यह आपने कर दिया तो आरोप लगा दिया गया, यह माना जाएगा
की विचारण के लिए पूरी आवश्यकताएं इसमें मौजूद है। न्यायालय की भाषा में लगेगा 6 सबसेक्शन हो गए, और इस तरह आप देखें तो 6 के 6 जबान पे होते हैं। अब 7वां कहता अगर अभियुक्त को वर्धित दंड दिया जाना है। वर्धित दंड ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आईपीसी में पहले सेक्शन 75 वहां यूज की गई थी, और अन्य सेक्शंस में 376 वगैरह थी, उसमें भी यूज की गई थी कि अगर आपने पहले अवसर पर यह अपराध किया तो आपको अमुक दंड से दंडित किया जाएगा, और आपने दोबारा फिर एक बार दोष सिद्ध हो जाने के बाद दोबारा फिर वही अपराध कर दिया तो फिर आपको वर्धित दंड से दंडित किया जाएगा, और वो वर्धित दंड अलग होता था। पिछले वाला जैसा नहीं, कठोर, उससे कठोर ये दंड होता था। तो अगर आप पर वर्धित दंड आपको दिया जाना है तो सबसेक्शन 7 तरीका बताता है। क्या कहता है? यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है, और यह आशयित है कि ऐसी पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे, तो पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे, और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी समय उसे जोड़ सकेगा। ठीक है। पूर्व दोष सिद्धि साबित कैसे की जाएगी, इसके लिए सीआरपीसी में भी तरीका बताया है, और आपका एविडेंस एक्ट में भी। एविडेंस एक्ट में पहले कौन सी थी धारा? 14, स्पष्टीकरण 2, पूर्व दोष सिद्धि कैसे साबित की जाएगी इसे बताती थी। स्पष्टीकरण 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन धारा 14 थी, और अब संभवतः 12 हो गई होगी, क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा है नए एविडेंस एक्ट में। ठीक है। तो पूर्व दोष सिद्धि कैसे साबित की जाएगी वहां लिखा है, उसी तरह आप पूर्व दोष सिद्धि को साबित करेंगे। इसके अलावा सीआरपीसी में भी पहले एक सेक्शन था, 298 था शायद, वहां भी पूर्व दोष सिद्धि कैसे साबित की जाएगी उसका यह कहा था कि पूर्व दोष सिद्धि इस पेपर से साबित की जा सकेगी, और इस पेपर को अगर प्रस्तुत किया गया है तो इसे फॉर्मली जैसे बुलाकर साबित करते हैं जिसने उस पेपर को तैयार किया, क्योंकि हमने आपको एविडेंस एक्ट बताया था, उसमें धारा 67 थी, अब धारा 67 बदल गई होगी। तो धारा 67 क्या कहती थी कि जब भी आप न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हो और ये दावा करते हो कि इस दस्तावेज पर अंकित लेख अमुक व्यक्ति का है, तो आपको यह साबित करना होगा कि वो लेख उस व्यक्ति का ही है। और यह साबित करने का तरीका 68, 69, 70 ये सारा कुछ था, और ये कचहरी में रोज आप होते देखते हैं। नक्शा साबित करना तो किसे हम बुलाते हैं? जिसने बनाया आइयो, वो आता है कहता हमने बनाया, और जब वो कहता है हमने बनाया तब उस पर एग्जिबिट मार्क होता है, और एग्जिबिट मार्क होने का मतलब यह हुआ कि उसे बुलाकर यह साबित कर दिया गया है जिसने उसे बनाया है। यानी प्रत्येक दस्तावेज को आपको साबित करना पड़ेगा उस व्यक्ति को बुलाकर जिसने वो दस्तावेज तैयार किया है। लेकिन कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिन्हें साबित किया जाना जरूरी नहीं है, और उनकी चर्चा कहां हुई? 291 पूर्व की सीआरपीसी सेक्शन कोड कर रहा हूं, 291, 292, 293, 291। ठीक है। इसीलिए जब एफएसएल की रिपोर्ट आती है, ठीक है, तो अंतर्गत धारा 293 सीआरपीसी पूर्व की 293 करस्पॉन्डिंग सेक्शन यहां दिया होगा, उसके अंतर्गत वो साबित ऐसे ही मान ली जाती थी क्योंकि वो सरकारी प्रपत्र है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। तो कौन से पेपर औपचारिक तौर पर साबित किए बिना, औपचारिक तौर पर मतलब जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बता रहा है वैसे साबित किए बिना साक्ष्य में ग्राह्य होंगे, इनको सीआरपीसी में पहले 291 से लेकर और 299 तक बताया गया था। 299 तो न कहें, 298 कहें तो ज्यादा ठीक है।
क्योंकि 299 अलग ढंग की बात करते थे। ठीक है, तो 298 तक बताया गया था। औपचारिक तौर पर साबित किए बिना वो पेपर साक्ष्य में पढ़े जाएंगे। आप साबित करवा दें औपचारिक तौर पर तो कोई गलत बात नहीं है, आप साबित करवा दें। लेकिन अगर साबित ना कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हां, अगर न्यायालय को यह लगता है कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है इस मामले में जिसके कारण से उन प्रपत्रों को तैयार करने वालों को भी बुलाया जाना चाहिए, तो न्यायालय बुला सकेगा, उस पर कोई रोक नहीं। ठीक है, क्योंकि भगवान कोई नहीं। मान लीजिए फसल में वैज्ञानिक ने जो रिपोर्ट तैयार की उसने ही पैसे लेकर झूठ कर दिया, तो फिर उसे बुलाया भी जा सकेगा, ऐसी कोई रोक नहीं थी। लेकिन बिना उसके भी हो सकता है। तो 298 ये बताता है कि पूर्व में जब आपकी दोषसिद्धि हुई होगी, ठीक है, तो एक अभिरक्षा में रखने का अधिपत्र बना होगा, जिसे कचहरी की भाषा में क्या कहते हैं, कन्विक्शन वारंट। ठीक है, कन्विक्शन वारंट जिस दिन सजा होती है उस दिन जो न्यायालय का ऑफिस होता है वो एक कन्विक्शन वारंट तैयार करता है। उस पर सजा की अवधि का उल्लेख रहता है कि इन्हें इतनी सजा हुई है और वो जेल को जाएगा। और उस कन्विक्शन वारंट के आधार पर उसमें उल्लिखित अवधि तक अभियुक्त को जेल में रखा जाएगा। उसके बाद वो कन्विक्शन वारंट उसी न्यायालय को वापस आता है जिस न्यायालय ने सजा की थी। इसीलिए भगत सिंह के कन्विक्शन वारंट आदि आदि सब आपको उन्हीं कोर्ट्स में मिल जाते हैं जिन कोर्ट से उन्हें सजा हुई थी। हालांकि भगत सिंह को तो लाहौर कोर्ट से सजा हुई थी, लाहौर आज पाकिस्तान में, वो हमारे यहाँ ही नहीं, लेकिन उन्हीं कोर्ट्स में आपको मिलेंगे वो कन्विक्शन वारंट। जैसे आपका इन्हें रोशन सिंह को फैजाबाद जेल में हुई, तो फैजाबाद जेल में उनका कन्विक्शन वारंट आज फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनका कन्विक्शन वारंट आज भी मिलेगा। तो जो पूर्व दोषसिद्धि है, ठीक है, उसका कन्विक्शन वारंट होगा। तो 298 कहती है कि वो साक्ष्य में दिया जा सकेगा और वो औपचारिक तौर पर साबित करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। लेकिन आरोप अभियुक्त पर पहले लगाया जाएगा अगर उसे वर्धित दंड देने की इच्छा है। और आरोप में क्या क्या होगा, किस स्थान पर, किस दिनांक पर, ठीक है, कहता ना, तारीख, स्थान और दोषसिद्धि का तथ्य। यानी तारीख, इस तारीख को इस स्थान पर आपको अमुक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था, ये आरोप में लिखा होगा। और साबित सबूत आपका धारा 14 और 298 सीआरपीसी पूर्व की, इसके आधार पर दिया जा सके। तो आरोप की विरचना सामान्य तौर पर कैसे होगी, ये यहां उन्होंने 234 जो पूर्व में 211 है इसमें बताया। इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं और इलस्ट्रेशन एक एक जहां भी दिए गए हैं आप आवश्यक तौर पर देख लेंगे, क्योंकि ये दृष्टांत आपको ऐसे के ऐसे ही रखे मिलेंगे प्री और मेंस के एग्जाम में। इनमें कोई अंतर नहीं होगा, इतना सा भी। इसलिए इनको आप जरूर देख लेंगे और पढ़ लेंगे। जैसे कहता का पर खाकी हत्या का आरोप, यह बात इस कथन के समतुल्य है कि काका कार्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 100 और 101 में दी गई हत्या की परिभाषा के अंदर आता है और उसी संहिता के साधारण अपवादों के अंदर नहीं आता है, और वह धारा 101 के 5 अपवादों में से किसी के अंदर नहीं आता है, और या यदि वह अपवाद 1 के अंतर्गत आता है तो उस अपवाद के 3 परंतुकों में से कोई ना कोई परंतुक उसे लागू होता है। क्योंकि पहले आपका 300 सबसेक्शन 300 था और 300 का अपवाद 1 था कि आप साधारण प्रकोप वो अचानक प्रकोपन के वशीभूत होकर उसी व्यक्ति की हत्या करते हैं जिसने प्रकोपन दिया है, ठीक है, उससे अतिरिक्त किसी की करते तब तो हत्या है। वो कहता था कि अचानक और गंभीर प्रकोपन अगर आपको किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया और जिसने प्रकोपन दिया उसकी हत्या कर, इलस्ट्रेशन दिया हुआ था
कि छड़ी उसने मारी और शिशु को मार डाला, तो शिशु को प्रकोपन नहीं दिया, तो इसने शिशु की हत्या की है। ठीक है, जिसने प्रकोपन दिया था उसी की हत्या आप कर देते हैं अचानक और गंभीर प्रकोपन देने पर, तो हत्या की कोर्ट में ना आने वाला अपराध आपराधिक मानव होगा। किंतु फिर 3 परंतु थे कि आप स्वतः प्रकोपित न हो, कि काली मुनि तुम तो अपने आप ही गुस्से में आ रहे हो, उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया था, इससे तुम प्रकोपित हुए, या लोक सेवक के कार्य के प्रति, तो ऐसे करके परंतु अगर लागू हो रहे हैं तो भी आपका कार्य हत्या ही माना जाएगा। तो अगर यह कहा गया कि आपके ऊपर हत्या का आरोप लगा दिया गया, तो यह इस कथन के समतुल्य है कि आपका मामला 302 के अंतर्गत आता है, 300 के अपवादों में नहीं आता, आ गया है। ठीक है ना, क्योंकि सबसेक्शन 6 में, ठीक है, नहीं सबसेक्शन 5 में यह बात लिखी है कि अगर आरोप लगाया गया है तो ये माना जाएगा कि उस पर्टिकुलर मामले में उस अपराध पर विचारित किए जाने के लिए जितनी चीजें आवश्यक हैं वो सब उस मामले में पूरी हो गई है। ठीक है ना, तो दृष्टांत आप एक भी नहीं छोड़ेंगे, दृष्टांत आप अपने हिसाब से जरूर देख लेंगे। ठीक है ना, आगे 235, ये 212 है। 212 क्या कहता है? समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्ट। ठीक है, कहता है, वो केवल इतना ही बता रहा है कि आरोप कैसे लगाया जाएगा। जो 234 सबसेक्शन 1 में बात कही गई है कि अभियुक्त पर जिस अपराध को करने का आरोप है उसका, ठीक है, उल्लेख आरोप में किया जाएगा। तो उल्लेख किस प्रकार से किया जाएगा यही बता रहा है वो। कायदा तो ये कहता कि 212 या 235 में जो लिखा है ये अलग से लिखा ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि 211 में ही जोड़ देना चाहिए। लेकिन वही बात होती कि चीज लंबी होती चली जाती है तो आदमी पढ़ने में असुविधा अनुभव करता है, इसलिए 212 अलग कर दी है, ये 235 अलग कर दी। अन्यथा ये 235 भी यही बता रही है कि आप आरोप कैसे लगाएंगे, यानी आरोप में अपराध का जो उल्लेख करेंगे कैसे करेंगे। तो क्या कहता है? कहता है अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के यदि कोई हो विषय में अपराध किया गया है, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियां जैसी अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं, अंतर्विष्ट आरोप में होंगी। इसीलिए आप देखेंगे क्या लिखा होता है, आपने अमुक समय पर रात में इतने बजे अमुक स्थान पर, अर्थात अंबेडकर पार्क के पास, फिर नाम का उल्लेख कर देते हैं, व्यक्ति या वस्तु जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना, कि उनके विरुद्ध, ठीक है, उनको इस चीज से घायल करके, ठीक है, मार डाला, जो कि भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का अपराध है, और जो मेरे द्वारा विचारण के योग्य है, मैं इसका आरोप आप पर लगाता हूं। इस प्रकार की भाषा कचहरी में जब आप चार्ज देखेंगे तो उसमें लिखी होती है, क्योंकि यहां 212 में उसने कहा समय, स्थान, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है, यदि उनका उल्लेख आरोप में किया जाना अपराध की सम्यक सूचना देने के लिए जरूरी है अभियुक्त को, तो वो भी चीजें उल्लेखित की जाएंगी। तो ये ठीक ढंग से आरोप में कथन कैसे हो अपराध का, उसी का उल्लेख हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि ये 211 में ही सबसेक्शन बना देते तो भी कोई वैसी बात नहीं थी, क्योंकि 211 का पार्ट ही है। ठीक है, अब सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 के बारे में आपके प्री में खूब पूछा जाता है कि 212 सबसेक्शन 2 और कौन सा हो गया 235 सबसेक्शन 2, ये किन दो अपराधों से संबंधित है। तो इसका स्पेसिफिक संबंध किससे? आपराधिक न्यासभंग और संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग।
हमने आपसे कई बार कहा कि चोरी, उद्दापन, उसके बाद न्यासभंग, छल और आपका आपराधिक दुर्विनियोग, किसका? संपत्ति का। ये लगभग एक ही जैसे अपराध है और इन अपराधों को पहचानने के लिए आपको जो टेक्निक उपयोग में लानी चाहिए वो टेक्निक ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि संपत्ति, इसका कब्जा ट्रांसफर कैसे हो रहा है। चोरी में जो संपत्ति का कब्जा है वो कहा होगा कब्जा धारक के पास से जाएगा, लेकिन कब्जा धारक की कोई अनुमति उसके प्रति नहीं होगी। जो संपत्ति का कब्जा धारक है उसकी अनुमति के बिना जिस पर आरोप है चोरी करने का, वो जंगम संपत्ति में गति ये उत्पन्न करेगा और उसके कारण से वो चोरी का दोषी होगा। उद्दापन में जंगम संपत्ति ये खुद पीड़ित व्यक्ति के द्वारा अभियुक्त को दी जाएगी, खुद दी जाएगी, लेकिन ये देना स्वेच्छा से नहीं होगा, बल्कि अभियुक्त ने क्या किया होगा कि पीड़ित को स्वयं उसे या वो जिससे हितबद्ध है। आप किससे हितबद्ध होते हो? अपने मां बाप, भाई बहन, पति पत्नी, यानी पीड़ित व्यक्ति स्वयं इसे या ये पीड़ित व्यक्ति जिससे हितबद्ध है उसे शारीरिक, मानसिक या संपत्ति संबंधी कोई अफवाह कारित करने की धमकी ये दी गई होगी, या प्रतिष्ठा संबंधी, वहां प्रतिष्ठा संबंधी भी है, और इस धमकी के परिणाम स्वरूप उसने वास्तविक रूप से अपनी संपत्ति का परिणाम इस व्यक्ति को कर दिया होगा, यानी स्वेच्छा से नहीं, धमकियों के परिणाम स्वरूप संपत्ति का परिधान हुआ होगा। चोरी और उद्दापन, बेसिक फर्क ये आया। न्यासभंग में क्या होगा? स्वयं पीड़ित अभियुक्त को संपत्ति देगा, इस समय तक कोई डिस्प्यूट होगा ही नहीं, लेकिन संपत्ति जिस अभिव्यक्ति या विविक्षित संविदा के अधीन संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी, उसका दुरुपयोग करके, उसका उल्लंघन करके संबंधित व्यक्ति के द्वारा वह संपत्ति अपने उपयोग के लिए या तो दुर्विनियोजित की जाएगी या उसका संपरिवर्तन किया जाएगा। यानी किताब थी, उसे बेच के पैसे ले लिए, कन्वर्जन हो गया, अब किताब नहीं बची, पैसे हो गए। ठीक है, तो संविदा का उल्लंघन अभिव्यक्ति अविवक्षित होगा, लेकिन संपत्ति के परिधान के समय कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। दुर्विनियोग, संपत्ति उपरोक्त तरीकों को छोड़कर किसी अन्य तरीके से पड़ी मिल गई। ठीक है, हमने तुम्हें दी कि जरा देखो ये ठीक है या नहीं, और हमें दे दो। तुमने ली और बदल के दूसरी हमें दे दी उसकी जगह पर। जैसे टिकट हमने तुम्हें दिया कि देखो जरा ये लखनऊ का है या नहीं, हमें तुम्हारे पास नेस्ट करने की इच्छा नहीं है, हमने तुम्हें सिर्फ देखने के लिए दिया है, और तुमने लखनऊ का ही दूसरा टिकट हमें दे दिया, लेकिन डेट कल की थी उस पर। ठीक है ना, तो आपने दुर्विनियोग किया है। ठीक है, न्यासभंग और दुर्विनियोग में यही समानता या असमानता जो आप कहें, वहां न्यास भंग होता है, यानी दी गई है रखने के लिए, यहां आपके पास सिर्फ कब्जा आया है फॉर द टाइम बिंग, और कब्जा आने का कोई स्पेसिफिक तरीका भी नहीं है। ये यूं कहें जो पिछले तरीके बताए गए उनको छोड़कर किसी अन्य तरीके से कब्जा आपके पास आ गया। छल में क्या होगा? प्रवंचना दी जाएगी। प्रवंचना यानी कपटपूर्ण, ठीक है, कथन जिनके बारे में आप जानते हो ये सच नहीं है जो आप कह रहे हो, और इस प्रवंचनापूर्ण कथनों के माध्यम से दूसरे को उत्प्रेरित किया जाएगा
कि वो कोई संपत्ति आपको दे दे, किसी संविदा में प्रवेश करे, किसी ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति को रच दे, ठीक है, जिसको वो कभी नहीं रचता अगर उसे वास्तविक स्थिति पता होती, आपने प्रवंचना न दी होती। तो छल, चोरी, उद्दापन और आपका न्यासभंग और दुर्विनियोग, ये सब संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। और अंततः उद्दापन या चोरी यही लूट को कॉन्स्टिट्यूट कर देगी, और जब लूट कॉन्स्टिट्यूट होगी फिर उसमें निश्चित संख्या प्रवेश करते ही वो डकैती बन जाएगी, ठीक है। तो मूल अपराध यही है संपत्ति के संबंध में। अब तो एक नया आ गया छिनैती, ठीक है ना, वो भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन वो भी चोरी का ही एक स्वरूप है। तो मूल रूप से संपत्ति के विरुद्ध यही अपराध है। ये जो 212 सबसेक्शन 2 या 235 सबसेक्शन 2 की हम लोग बात करने वाले हैं, ये अपराध किससे संबंधित है? दुर्विनियोग संपत्ति का और न्यासभंग, केवल पर्टिकुलर दो अपराधों से संबंधित है ये, और यही इसकी विशेषता है। होता क्या है, हमने आपके पास 1 लाख रुपए रख दिए, अब आपने 1 लाख रुपए पूरे, ठीक है, गबन कर लिए, अर्थात पूरे 1 लाख रुपयों के संबंध में आपने न्यासभंग किया, या आपने पूरे 1 लाख रुपयों का दुर्विनियोग किया। लेकिन दुर्विनियोग करने की या उनके संबंध में न्यासभंग करने की डेट्स भिन्न भिन्न है। 10,000 रुपए तो कुंभ में खर्च कर दिए, फिर 90,000 बचे, 10,000 ये आए अपने कपड़े खरीद लिए, ठीक है। ऐसे करके विभिन्न डेट्स में आपने उसका दुर्विनियोजन किया 1 ही लाख, ठीक है। लेकिन ये प्रत्येक बार जब आपने दुर्विनियोग किया, जितनी बार किया आपने, हर बार आपने अपराध किया है, ठीक है, प्रत्येक बार आपने अपराध किया, क्योंकि 1 लाख दिए गए थे ना, आपने उनका दुर्विनियोग किया या न्यासभंग किया, तो आपने जितनी बार न्यासभंग या दुर्विनियोग किया, अपराध तो उतनी बार किया। अगर आपने किसी के 20 लाठी मारी है, तो प्रत्येक बार जब आपने लाठी मारी है तो आपने किया तो अपराध ही। आप 1 बार न्यासभंग किए तो आपने न्यासभंग का अपराध किया, आपने 10 बार किया तो 10 बार किया। लेकिन विधि की नीति रही है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स इसको बचाया जाए। तो इस बात को ध्यान में रखकर 212 सबसेक्शन 2 और वर्तमान में 235 सबसेक्शन 2 बनाया उन्होंने। क्या कहा? जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है, तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, विशिष्ट मदों का यानी आपने कपड़े खरीदने में, कुंभ में जाने में, ठीक है, इस संपत्ति का दुर्विनियोग किया है। यह कहना जरूरी नहीं है कि कुंभ में तुमने 10,000 रुपए खर्च किए थे, वहां तुमने 20,000 के कपड़े खरीदे, ये नहीं, ठीक है। उन विशिष्ट मदों का उल्लेख कर देना पर्याप्त है, जिन विशिष्ट मदों में न्यासभंग किया गया, ठीक है ना। तो कहता है कि तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने की ठीक ठीक तारीखों का विनिर्देश किए बिना उस सकल राशि का विनिर्देश या उस जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है। या तो यह कह दीजिए कि तुमने 1 लाख रुपए का आपराधिक न्यासभंग किया, डेट्स बताने की जरूरत नहीं कि इस डेट से लेकर इतने डेट्स तक, नो, जरूरत नहीं। या फिर आप ये कहिए कि आपने इन मदों में, कपड़े में और इस सब में ये 1 लाख रुपए इसका न्यासभंग किया है। डेट्स बतानी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, आप बता देते तो बहुत अच्छी बात, बता दीजिए, ठीक है ना। उस सकल राशि का बिना डेट्स का विनिर्देश किए हुए आप आरोप में कथन कर सकते हैं, और या फिर उन मदों का उल्लेख कर दीजिए। यह भी किया जा सकता है, कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, और उन तारीखों को जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है विनिर्देशित कर दिया जाता है। यह कहना जरूरी होगा कि 1 जनवरी से लेकर इतने तारीख तक आपने
1,00,000 रुपए का आपराधिक न्यास भंग किया, या तो यह कह दीजिए या 1 तारीख से लेकर इतने तारीख तक आपने इन मदों में 1,00,000 रुपए का न्यास भंग या दुर्विनियोग किया है। यह बताना जरूरी नहीं है कि आप कपड़े किस डेट में खरीदे थे और अन्य मदों में किस किस डेट को आपने न्यास भंग या दुर्विनियोग किया था। यह बता देना बस इतना पर्याप्त है, इस डेट से इस डेट तक। एक चीज बस ध्यान रखनी है कि ये जो 2 डेटें हैं जिनके बीच आपको इस प्रकार आरोप लगाने की अनुमति है, वो दोनों डेटों के बीच जो अंतर है वो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर 1 साल से ज्यादा है तो विधि ये मानती है कि फिर 2 ट्रायल होने ही चाहिए, ठीक है ना। फिर 2 ट्रायल होने, हमने 2,00,000 रुपए आपको दिए, आपने 1 साल मतलब आपने दोनों लाख दुर्विनियोजित कर लिए या उनके सामने न्यास भंग कर लिया, लेकिन आपने 2,00,000 रुपए जो दुर्विनियोजित किए इस प्रकार किए कि 1,00,000 तो 1 साल के भीतर आ जाता है और बचा हुआ 1,00,000 ये उसके बाहर चला जाता है, 1 साल के बाहर चला जाता है, ठीक है ना। तो आपका एक में 1 साल का ही आएगा, जो शेष यानी पूरे 2,00,000 का एक नहीं लगा सकते आप एक ही ट्रायल में आरोप। 1 साल में जितना है उतना लगा सकते हैं, शेष के लिए आपको दूसरा मुकदमा चलाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये कहता है अच्छा शेष के लिए दूसरा मुकदमा न चले, इसके लिए आगे 219 में व्यवस्था आएगी, ठीक है ना। उसके लिए आगे 219 में व्यवस्था आएगी। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे जब 219 बताएंगे, लेकिन यहां पर आप इतना समझ लेंगे कि 1 साल में जितना आएगा इसे 219 के अर्थों में एक अपराध माना जाएगा। लेकिन 1 साल में भी आपने 20 बार अपराध किया है, ठीक है ना। 1 साल में भी आपने 20 बार किया है, लेकिन 20 की तारीखें उल्लिखित नहीं की हमने, सकल राशि का वर्णन कर दिया और उन 2 डेट्स का कर दिया जिनके बीच 1 साल से अधिक का अंतर नहीं, और हमने लिख दिया कि इन मदों में आपने 1,00,000 रुपए का न्यास भंग किया है। इसको एक अपराध मान लेंगे। अब 1,00,000 जो बचा उसका यहां पर उल्लेख नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट चार्ज ही बनेगा, लेकिन वो चार्ज भी इस चार्ज के साथ संयुक्त किया जा सकेगा। आप देखिए बेयर मत पर लिखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि जब हम बताएं तो हम हमारी सुनिए केवल। शेष 1,00,000 का अलग आरोप ही बनेगा, ठीक है। अब इस 1 साल में आपने 20 बार अपराध किया है, लेकिन आपने 20 बार नहीं माना जाएगा, कानून की निगाह में एक अपराध इसे मान लेंगे, और शेष 1,00,000 जो बचा उसके लिए सेपरेट आरोप बनेगा, और वो और ये मिलाकर कितने हो गए कानून की निगाह में? 2 आरोप, ठीक है। कानून की निगाह में ये 2 हो गए, ठीक है। अच्छा, और जब 2 हो गए तो इनका भी संयोजन हो सकेगा, लेकिन वो 219 की व्यवस्था के मुताबिक ही हो सकेगा, वो यहां नहीं हो सकेगा, ठीक है। जब 219 आएगी तब फिर इसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि यहां पर यद्यपि आपने 1 साल की अवधि में 1 से अधिक बार दुर्विनियोग या न्यास भंग किया है, लेकिन इसे कानून की निगाह में एक अपराध समझा जाएगा। तो कहता है परंतु, ठीक है, किया जाना विरचित विनिर्देश कर दिया जाता है, और ऐसे विरचित आरोप धारा 242 के अर्थ में, अब 219 को 242 कहने लगे, ठीक है, 242 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा लेंगे तब ये बात क्लियर होगी, ठीक है। परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, यानी 1 साल के लिए ही यहां पर आरोप लगाया जाएगा। 1 साल में आपने 1 से अधिक बार न्यास भंग या विनिर्देश, ठीक है, न्यास भंग किया हो या दुर्विनियोग किया हो, तो यद्यपि जितनी बार आप करोगे उतनी बार आप अपराध करोगे, लेकिन सबके लिए अलग अलग आरोप की विरचना हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि 2 डेट्स हम ले लेंगे, उनके बीच अधिकतम 1 वर्ष का अंतर हो सकता है। उनमें आपने जिन जिन मदों में न्यास भंग या दुर्विनियोग का अपराध किया उन मदों का उल्लेख कर देंगे, उस सकल राशि का उल्लेख कर देंगे, और ये मान लिया जाएगा कि आपके ऊपर उस एक आरोप में सभी अपराधों के लिए सम्यक प्रकार से आरोप लगा दिया गया है, ठीक है ना। और इस 1 साल की अवधि के जितने भी अपराध हैं
इन्हें धारा 242 के अर्थ में एक अपराध समझा जाएगा। ठीक है, आगे जब 242 आएगी तब की तब देखिए। अच्छा, आगे कहता है जो आपका 213 पहले थी, अब कितनी हो गई? 236। कहता कब अपराध करने की रीति कथित की जानी चाहिए। इसका मतलब 213 ये 236 ये जनरल कानून या जनरल सामान्य नियम का प्रतिपादन नहीं कर रहा है, क्योंकि हर मार्जिनल नोट में उपयोग किए गए शब्दों पर आपको ध्यान देना चाहिए। वो कहता कब, कहता है कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए, यानी हमेशा नहीं कथित की जानी चाहिए। इसका मतलब यह निकला कि अपराध करने की रीति हमेशा अभिकथित नहीं की जानी चाहिए। अपराध करने की रीति कुछ विशेष मामलों में ही अभिकथित की जानी चाहिए। आप ये नहीं लिखेंगे हत्या के अपराध में कि तुमने सिर में 2 गोली मारकर उसे घायल किया। नो, जरूरत नहीं। आपने गोली मारकर हत्या की, अमुक स्थान पर, अमुक दिनांक पर, अमुक व्यक्ति की आपने गोली मारकर हत्या की, जो भारतीय दंड संहिता के अमुक धारा के अंतर्गत हत्या के तौर पर विचारणीय है और मेरे द्वारा विचारणीय है, उसका आरोप हम लगा रहे हैं। हत्या करने की रीति यह विकसित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो कब की जाए इसके संबंध में 213 या 236 बता रहे हैं। इसका मतलब 213 या 236 ऑप्शनल है, ये जनरल लॉ नहीं है। कहता है जब मामला इस प्रकार का है, जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 234 और 235 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देते, तब उस रीति की जिसमें अभिकथित अपराध किया गया ऐसी विशिष्टियां भी जैसी उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। जैसे आप पर अभियुक्त को अभिरक्षा से छुड़ा लेने का आरोप है, तो अभियुक्त तो जेल में कैद होगा। ठीक है, तो जेल में आप घुसे कैसे, ये भी तो महत्वपूर्ण है। ऐसे तो घुस नहीं गए होंगे, तो आपने हो सकता जेल सुप्रिंटेंडेंट का वेश बनाया हो, ठीक है, फिर खुलवाया हो। तो अपराध करने की, अगर हम सिर्फ इतना कह दें कि जो 211 या 234 में लिखा हुआ था, जो 235 में लिखा हुआ था कि समय स्थान हम बता दें कि साहब तुमने शाहजहांपुर जेल में 7 बजे कैदी को अभिरक्षा से छुड़ा लिया, ठीक है, और 211 में जो कहा उन्होंने कि धारा, विधि, परिभाषा, नाम दिया है तो नाम, न्यायालय की भाषा, अगर इस सब में हम आरोप लगाए भी तो भी आपको समझ में आने में दिक्कत होगी कि हम किस कृत्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपराध करने की रीति यहां देना, अक्सर ऐसा होता है कि जहां छल के मामले होते हैं वहां अपराध करने की रीति बताई जाती है कि तुमने मिलिट्री ऑफिसर की ड्रेस पहनकर अमुक व्यक्ति को दुबई भेजने के नाम पर उससे 2 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, यहां अपराध करने की रीति अगर आप नहीं बताएंगे तो ये कह सकता है कि हमें अपनी प्रतिरक्षा करने में समस्या हुई है, केवल धारा से काम नहीं चलेगा। तो अक्सर छल के मामलों में ऐसा होता है, वही कह रहा है वो। कापर वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का भी योग है। यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति उपवर्णित की जाए जिससे चोरी की गई। ये इलस्ट्रेशन पूछ लिए जाएंगे खूब। ठीक है, चोरी करने की रीति बताने कि तुमने दीवार काटी या तुम सीढ़ी लगाकर फांदे, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, कापर खा के साथ कथित समय में और कथित समय में छल करने का भी योग है। आरोप में वह रीति जिससे काने खा के साथ छल किया वो वर्णित करनी होगी। ठीक है ना, यानी छल के मामले में डेफिनेटली। और देखिए दृष्टांत, इसके संबंध में हमने हमेशा आपसे कहा कि सेक्शन जितना प्राधिकारिक है उतना ही प्राधिकारिक दृष्टांत है।
सेक्शन में लिखी बात अगर फॉलो होगी तो दृष्टांत में लिखी बात भी फॉलो होगी, क्योंकि दोनों के सोर्स एक ही है, विधायी का। दृष्टांत किसी और ने नहीं बना दिया है। तो दृष्टांत में जो लिखा है आप ऐसे मानेंगे मानो सेक्शन में ही लिखा है। तो चोरी में रीति बतानी जरूरी नहीं है, लेकिन छल में बतानी जरूरी है। कहता है कापर कथित समय पर और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का भी होगा। ठीक है, अब मिथ्या साक्ष्य कैसे दिया ये बताना जरूरी है। बोल कर दिया, दस्तावेजी तौर पर दिया, क्योंकि साक्ष्य तो दो प्रकार का है। अब तो वैज्ञानिक साक्ष्य एक और श्रेणी आ गई, किस प्रकार दिया। ठीक है, तो आपको बताना होगा। कहता कापर लोक सेवक खाको उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में कथित समय और कथित स्थान में बाधित करने का भी होगा। ठीक है, तो रीति बतानी होगी। लोक सेवक किस तरह है, आपने हो सकता गर्म पानी उस पर फेंक दिया हो, ठीक है, तो भी वो लोक कृत्यों के निर्माण में उस पर कुत्ता छोड़ दिया हो। कुत्ता कोई आपका पामेली नहीं थोड़ा ही होता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े कुत्ते होते कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आपने किस प्रकार उसे बाधित किया ये बताना जरूरी है, तो ये आप बताएंगे। ठीक है, कहता है हत्या करने का भी योग है, तो रीति बतानी जरूरी नहीं है। ठीक है, कहता है दंड से बचाने के आश्रित विधि की निर्देश की अवज्ञा करने का अभियोग है। ठीक है, तो विधि के निर्देश की अवज्ञा किस प्रकार की है, विधि क्या निर्देश देती थी। ठीक है, अगर वो कहती थी कि 164 कराना जरूरी है लैंगिक अपराधों के मामले में, तो आपको लिखना होगा ना कि आपने 164 नहीं कराया, इसलिए आपने विधि के निर्देश की अवज्ञा की। तो विधि का वही निर्देश आप नहीं लिखोगे तो दूसरों को क्या पता लगेगा आप क्या आरोप लगा रहे हो। ठीक है ना, और 214 जो पहले था अब वो 237 है। कहता है कि प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें उस विधि द्वारा दिया गया जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है किसका, 211 का, ये 234 का, जहां उसने कहा था ना कि न्यायालय की भाषा में लगाया जाएगा और जो नाम दिया गया है उसी नाम से उल्लेख किया जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है कि जैसे हत्या ये लिखा हुआ है आरोप में, तो हत्या का जो अर्थ विधि में समझा जाता है वही समझा जाएगा। तुम हत्या का क्या अर्थ समझते हो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो 214 कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है, या 237 कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है जो ये कहता है, संपूरित करता है उस बात को जो 211 में लिखी है कि आरोप में जो शब्द उपयोग किए गए हैं उन शब्दों का आप क्या मतलब समझते हैं, दुनिया क्या मतलब समझती है, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। यहां वही मतलब समझा जाएगा जो आपराधिक विधि में उस शब्द को अर्थ दिया गया है। आप क्या मतलब समझते हैं इससे कोई लेना देना नहीं। आजकल रेप में भी ये बात है, पारंपरिक तौर पर जो रेप समझा जाता रहा है, आज जो रेप की डेफिनेशन है उसमें वो रेप नहीं है, बल्कि उससे बहुत पहले ही रेप घटित हो जाएगा। इवन ये भी कहा है कि इफ यू आर मोल्डिंग द बॉडी ऑफ ए लेडी, ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से कि आपका पेनिट्रेशन को फैसिलिटेट किया जा सके, नाउ यू आर कमिटिंग द रेप। ठीक है, पेनिट्रेशन इज नॉट ए एसेंशियल इंग्रेडिएंट टुडे। ठीक है, ये पहले था। ठीक है, तो आपकी रेप के बारे में क्या धारणा है इससे कोई मतलब नहीं। और आज भी वहां आर्गुमेंट ऐसे ही होता है कि सब देयर इज नो साइन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। जरूरी नहीं बचा, जरूरी का है ना हो तो क्या है, लेकिन आर्गुमेंट वहां यही चलता है। लेकिन आपकी धारणा क्या है इससे कोई मतलब नहीं। अपराधों को परिभाषित करने वाली विधि ने जो शब्द को अर्थ दिया है वही माना जाएगा आरोप में उस शब्द का। तो ये आपका 214 या 237 तक हो गई बात। अब गलतियां अगर आरोप में हैं तो उस पर क्या स्थिति बनती है और परिवर्तन इसकी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि कल के बाद एक दिन और लग जाना चाहिए, तब ये खत्म होगा।